हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो से हम हमारा यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस चैप्टर में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि लॉ क्या है और उसमें हमने देखा था कि अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग तरीके से लॉ को डिफाइन किया है। हमने लॉ की अलग अलग स्कूल्स देखी थी कि लाइक एनालिटिकल स्कूल क्या बोलता है, सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या बोलता है, और हर स्कॉलर्स के अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे लॉ को लेके। अब जब हमें पता चल गया है कि लॉ क्या है, लॉ को हमने डिफाइन कर लिया है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लॉ को क्लासिफाई भी किया जाता होगा। लॉ एक तरीके का तो नहीं हो सकता ना, लॉ बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। लाइक हम इंटरनेशनल लॉ देखते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ लिखा हुआ है वो देखते हैं, फिर हम कुछ क्रिमिनल लॉज देखते हैं। तो अलग अलग तरीके के लॉ होते हैं ना, तो लॉ को क्लासिफाई किया जाता है ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि क्रिमिनल लॉ इस वाली चीजों की बात कर रहा है, इंटरनेशनल लॉ इस वाली चीजों की बात कर रहा है, इसलिए उन्हें क्लासिफाई किया जाता है सो दैट हमें एक बेटर क्लैरिटी हो। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लॉ को क्लासिफाई ही करेंगे कि आज के टाइम में, आज के मॉडर्न टाइम्स में लॉ को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है। The classification of law is important for the correct and comprehensive understanding of the law. अब basically ये जरूरी इसीलिए है for the correct and comprehensive understanding of law. Comprehensive understanding से मेरा मतलब क्या है? Comprehensive understanding से अपना मतलब ये है कि लाइक क्रिमिनल लॉ है तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव हमें कंप्लीट आउटर लुक मिलेगा, कंप्लीट लुक मिलेगा क्रिमिनल लॉ को। अगर हम जितने भी ये क्रिमिनल लॉज हैं, जितने भी कानून हैं जो क्राइम से रिलेटेड है और इन सारी चीजों से रिलेटेड है, अगर उनको हम एक कैटेगरी में डाल देंगे तो हम उनको अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली क्लासीफाई कर पाएंगे कि इस चीज की इतनी सजा है, इस चीज की इतनी सजा है, ऐसा होगा। तो कॉम्प्रिहेंसिवली मतलब एक ब्रॉडर वे में लेके हम उनको डिफाइन कर पाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ द क्लासिफाइंग लॉ। कौन कौन से बेनिफिट्स है अगर हम लॉ को क्लासिफाई करते हैं तो पहला है यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द इंटर रिलेशन ऑफ द रूल्स। ठीक है। हम देखते हैं कि अलग अलग रूल्स होते हैं। लाइक आपने भी देखा होगा कि कोई एक कानून होता है तो हमेशा दूसरे कानून से इंटरलिंक्ड होता है। तो हमें यह पता होगा कि देखो ये जो इंटरनेशनल लॉ है ये कहीं ना कहीं जो इंडिया का भी कानून है इसका कहीं ना कहीं से कोई इंटर रिलेशन है। तो इंटर रिलेशंस के जो रूल्स का, जो लॉज का जो इंटर रिलेशंस होता है उसमें जानने के लिए ये क्लासिफिकेशन हमें बहुत मदद करता है। दूसरा, यूजफुल इन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल। अब बताया गया है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ रूल से क्या मतलब है कि हमने सारे लॉज को सिस्टमैटिकली कर दिया कि ये इंटरनेशनल हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हो गए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, ये क्रिमिनल लॉ हो गया, ये जितने भी प्राइवेट लॉज लाइक जो पर्सनल लॉज हैं। ठीक है। हम देखते हैं कि हमारे रिलीजन्स में पर्सनल लॉज होते हैं, हिंदुओं के कुछ अपने होते हैं, इस्लाम में कुछ अलग होते हैं, हर रिलीजन में कुछ अपने अपने पर्सनल लॉज होते हैं। तो उन लॉज को अलग कर दिया तो एक ये सिस्टमैटिक अरेंजमेंट हो जाता है सारे लॉज का कि ये पर्सनल लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ये इंटरनेशनल लॉ नहीं है। ठीक है। यूजफुल फॉर द प्रोफेशंस एंड स्टूडेंट्स ऑफ द लॉ। अब ये इसीलिए भी जरूरी होता है कि हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्रोफेशंस होते हैं लाइक जो लॉयर्स वगैरह, ठीक है, इनके लिए भी हेल्पफुल होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि हर स्टूडेंट या हर इंसान अलग अलग उसमें प्रैक्टिस करता है। सपोज आप लोग एनएलयू में गए, किसी ने चूज किया कि हमें कॉर्पोरेट में जाना है तो वो कॉर्पोरेट के लॉ से बहुत ज्यादा अवगत होगा कंपेरेबल टू जो कि दूसरे लॉज है लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है या ये जो दूसरे लॉज है उनके मुकाबले वो कॉर्पोरेट लॉ में ज्यादा उसकी पकड़ होगी। ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी और प्रोफेशनल्स के लिए इसलिए भी हेल्पफुल रहता है ताकि वो हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है। हम लोग आप आगे जाएंगे तो आप लोग देखेंगे, आपको एक फील्ड चूज आप करेंगे कि मुझे इंटरनेशनल लॉ में करना है, मुझे एक तरीके से देखें तो मुझे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या ट्रेडमार्क या फिर हम देखते हैं प्रॉपर्टी लॉज या इस सारी चीजों में जाना है। जब कुछ लॉयर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ क्रिमिनल केसेस, कुछ सिर्फ सिविल केसेस, कुछ ऐसे करके बाइफरकेशन होता है। तो इसलिए ये स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स के लिए भी यूजफुल होता है। ठीक है। देन लॉ को अगर हम क्लासिफाई करें तो लॉ आज के टाइम में इस तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा। ऑल्दो हम देखते हैं कि लॉ को बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं बट ये प्रेजेंट फॉर्म है। पहले थोड़ा सा हम आगे चलते हैं फिर वापस यहाँ पे आएंगे।
There are several ways of classifying laws. An idea of classification of law is not new. Even in the ancient civilization, the jurists were well aware of the differences between civil and the criminal laws. क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है कि नया कॉन्सेप्ट है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, एंशिएंट पीरियड में भी हम देखते आए हैं, और जो जूरिस्ट वगैरह थे, ठीक है, जो लीगल एक्सपर्ट्स थे, वो पहले से ही लॉ को क्लासिफाई करते आ रहे हैं, हम कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। बट एंशिएंट टाइम में देखें तो सिविल और क्रिमिनल लॉज में बाइफर्केशन होता था। लेकिन हम देखते हैं कि समय बदल गया है, अब हम 21st सेंचुरीज में हैं, हम अपने आप को एक बोलते हैं ना मॉडर्न युग में हैं, तो ये क्लासिफिकेशन भी जो कहीं था, जो सिविल और क्रिमिनल का जो क्लासिफिकेशन था, वो हम कहीं ना कहीं हम इसको आउटडेटेड मानते हैं, ठीक है, ये आउटडेटेड हो गया। बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम मेनी न्यू ब्रांचेस हैव केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड देयरफॉर द ओल्ड क्लासिफिकेशन हैव बिकम आउटडेटेड। द लॉ कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्लेस। However, law may be broadly divided into the following classes in terms of its usage, that is international law and municipal law। वही है कि समय के अनुसार चीज़ें बदलती है। अब देखा जाए तो हर कंट्री में हम अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग हम लॉ को क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक टाइम में अगर हम एंशिएंट में देखें तो एंशिएंट में कुछ अलग तरीके से लॉ को क्लासिफाई करते थे, मिडिवल में कुछ अलग अलग तरीके से लॉ को क्लासिफाई करते थे, आज के टाइम में कुछ अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ये टाइम हो गया। प्लेस में क्या है कि हर कंट्री का हम अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अब हर टाइम का और हर कंट्री का, हर जगह का हम इतना डिटेल में तो नहीं जा सकते, तो हम कुछ ब्रॉडर व्यूज लेंगे जो वर्ल्ड में सभी जगह एप्लीकेबल होते हैं, और वो होते हैं आज के टाइम में इंटरनेशनल एंड म्यूनिसिपल लॉ। अब हम सिविल और क्रिमिनल लॉ से आगे बढ़ के हमें इंटरनेशनल एंड म्यूनिसिपल लॉ पे ध्यान देना होगा, ये आज के टाइम के लॉ है। अब वापस हम हमारे फ्लो चार्ट पे चलते हैं। जो क्लासिफिकेशन है वो लॉ का इंटरनेशनल लॉ में है एंड वन मोर इज म्यूनिसिपल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में फिर से इंटरनेशनल लॉ को दो चीजों में बांटा गया है, दैट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और दूसरा जो है वो है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अब इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है, इस पूरे चैप्टर में हमें इन्हीं को डिटेल में पढ़ना है कि इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ में प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। फिर म्यूनिसिपल लॉ को किस किस में बाइफरकेट किया गया है, म्यूनिसिपल लॉ को बाइफरकेट किया गया है अगेन पब्लिक एंड प्राइवेट। जैसे इंटरनेशनल में हमने देखा था पब्लिक एंड प्राइवेट है, सेम वैसे ही म्यूनिसिपल में भी पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ में है। पब्लिक लॉ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ। प्राइवेट लॉ में पर्सनल लॉज, प्रॉपर्टी लॉज एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉज जो होते हैं उनको लिया गया है। अब इस पूरे चैप्टर में एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो से इन सभी लॉज का एक एक करके डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इन लॉज का क्या मतलब है। फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लॉ को क्यों क्लासिफाई करते हैं, उन्हें क्लासिफाई करना क्यों ज़रूरी है, और आज के टाइम में किस हिसाब से लॉज को क्लासिफाई किया जाता है। आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था इस चैप्टर का वो पूरा क्लियर होगा। मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स उसका सोल्यूशन भी आप लोगों के लिए लेके आया है। वो सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। सिंपली आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको magnetbrains.com लिखना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐसा करेंगे कुछ 2-3 वेबसाइट खुलेगी, तो जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है आप उस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी। अगर आप नीचे ध्यान से देखेंगे तो नीचे लिखा गया है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। अब ये जो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज है, यहाँ पे सभी क्लासेस लिखी गई है, 12th, 11th, 9th, 8th, 7th, 6th, KG, ठीक है। तो आपको जिस क्लास की पढ़ाई करनी हो आप उस क्लास पे क्लिक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12 और एक्स्ट्रा लर्निंग के भी कुछ वीडियोस हैं, लाइक मिनी जानकारी सीरीज एंड ऑल, जिससे कि आप अपना नॉलेज को इनहेंस कर सकें। सपोज आपने क्लास 11th पे जाके क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11th पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन नजर आएगी। क्लास 11 के जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे, चाहे वो कॉमर्स
कॉमर्स स्ट्रीम से हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे वो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो, जितने भी क्लास 11 के कोर्सेज हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको क्लास 11 का लीगल स्टडीज नजर आएगा। सपोज आपने क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन नजर आएगी और यहाँ पे जो वीडियोस अरेंज्ड होंगे वो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में यहाँ वीडियोस आपको मिलेंगे एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज वीडियो अरेंज होंगे। और ये जो मैंने आपको ये जो पूरा फॉर्मूला या जो आपको पूरा बताया कि कैसे आप वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं, ये सभी क्लासेस पे एप्लीकेबल है। इट्स अप टू यू, आप जहां से कंफर्टेबल हैं। अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो आप YouTube से पढ़िए, और अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट उस चीज़ का सल्यूशन है। आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, मैग्नेट ब्रेन्स का यही मोटो है, चाहे आप कहीं से भी पढ़ें। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे सभी क्लासेस के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। KG से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे पढ़ाया जाता है, सभी सब्जेक्ट्स को हम पढ़ाते हैं और सभी कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में, अपने टीचर्स के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ क्यों जरूरी है और लॉ को किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। लॉ को बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक होता है इंटरनेशनल लॉ और एक होता है म्यूनिसिपल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को भी हम दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं, दैट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और दूसरा कौन सा है, दूसरा है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो बेसिकली इस वीडियो में हम पूरा इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है। ठीक है, अब आप इस वर्ड से समझो इंटरनेशनल लॉ मतलब किस बारे में बात हो रही है। इसमें बात ये उन लॉ की हो रही है जो सभी कंट्रीज पे बाइंडिंग होंगे, जो जिन्हें हम और स्पेसिफिक टर्म्स में बोलूं तो वर्ल्ड लॉज। ठीक है, जो सभी कंट्रीज पे फॉलो हो रहे हैं, उन लॉज के बारे में बात हो रही है। पहले हम देखते थे तो ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में इंटरनेशनल लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है? इंटरनेशनल लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। आज के तारीख में अगर USA में कोई घटना घटती है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ता है। अगर अफगानिस्तान या मिडिल ईस्ट में कोई घटना घट रही है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया, USA और जितनी भी दूसरी कंट्रीज है सब पे पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री में कोई घटना घट रही है तो उसका इम्पैक्ट कहीं और नहीं पड़ता है। हम देखते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो इंटीग्रेट हो चुका है। एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल विलेज का, ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को, इस वर्ड को आप लोग लिख सकते हैं कि आज के दौरान हम पूरे वर्ल्ड को बोलते हैं ग्लोबल विलेज। मतलब पूरा एक विलेज बन चुका है, जो पूरा वर्ल्ड है वो पूरा एक विलेज बन चुका है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये USA है, ये इंडिया है, ऑल्दो बाउंड्रीज हैं, बट चीजें सबको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने लगी है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है? ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई, एक आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि इंटरनेशनल लॉ क्यों जरूरी है। इंटरनेशनल लॉ इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लॉ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इंपॉर्टेंट ब्रांच क्यों है ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इट डील्स विद दोज रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ नेशन व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड आर बाइंडिंग अपॉन ईच अदर थ्रू रेसिप्रोसिटी। अब देखो, ये उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की जा रही है जो कि रेसिप्रोसिटी पे बेस्ड हो। अब रेसिप्रोसिटी से मतलब क्या है? रेसिप्रोसिटी से मतलब है कि तुम ये चीज करोगे तो ही मैं ये चीज करूंगा। इसका एक एग्जांपल और समझो। रेसिप्रोकल बेसिस मतलब ये होता है कि आप अपने फ्रेंड्स को कई बार बोलते हो ना कि भाई अगर तुम ऐसा काम करोगे तभी मैं ऐसा काम करूंगा। तो ये जो इंटरनेशनल लॉज हैं ये रेसिप्रोसिटी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, एक कंट्री उन लॉज को तभी फॉलो करती है जब दूसरी कंट्रीज उन लॉ को फॉलो कर रही है। अब देखा जाए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस है। आप बोलोगे कि सर ये जो एजेंसीज हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लॉज को इन्फोर्स करवा रही है। नो डाउट कहीं ना कहीं ये हर कंट्रीज पे प्रेशर बना रही है उन लॉज को फॉलो करने में।
बट इनके भी हर लॉ कहाँ फॉलो हो रहे हैं? हम कई बार देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉज होते हैं वो चाइना कई बार फॉलो नहीं करता है। तो चाइना का कुछ बिगाड़ पाए हैं क्या वो लोग? नहीं बिगाड़ पाए हैं ना। तो अगर जैसे चाइना उन लॉज को नहीं मान रहा है, अगर वैसे सभी देश उन लॉज को नहीं मानेंगे तो कितना बड़ा कियोस हो जाएगा। इसलिए इंटरनेशनल एरिना में हम लोग देखते हैं कि ये जो रेसिप्रोसिटी वाला प्रिंसिपल है ये काम करता है। मतलब अगर हम देख रहे हैं, लाइक इंडिया देख रहा है कि यूएसए, यूरोपियन नेशंस और ये सारे लोग जो हैं, ये सारी जो कंट्रीज जो हैं, ये सभी कंट्रीज उन कानून को फॉलो कर रही है, तो मुझे भी करना है। तो ठीक है, ये वही वाली बात हो गई कि तुम बात मान रहे हो तो मैं भी बात मानूंगा, तुम अगर चोरी कर रहे हो तो मैं भी चोरी करूंगा। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। Many jurists, however, do not give much importance to this branch. In recent time, this branch of law has grown manifold and has acquired increasing importance on the account of globalization and related factors. अब हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे जूरिस्ट थे, वो इस फील्ड को, कौन सी फील्ड को, इंटरनेशनल लॉ वाली फील्ड को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। उनके अकॉर्डिंग ये लॉ की कोई इतनी बड़ी ब्रांच नहीं थी। आप खुद सोचिए, एंशिएंट पीरियड के दौरान हम अगर थोड़ा सा पहले हिस्ट्री में चले जाएं तो इंटरनेशनल रिलेशन जैसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। इनफैक्ट इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिसिप्लिन भी हम देखें तो मिड ऑफ द 20th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी एक अच्छे से डिसिप्लिन की। फिर लॉज वगैरह आने में, लॉ वगैरह की स्टडी करने में तो और थोड़ा टाइम लग गया था। पहले जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत होती थी उनमें कुछ इतना बड़ा लॉ का फैक्टर नहीं था कि पूरे वर्ल्ड पे रूल्स उनके लागू हो जाएंगे। तो ये जो डिसिप्लिन है ये हमें अभी अभी नया नया डिसिप्लिन है ये देखने को मिला है। इसलिए बहुत सारे जूरिस्ट इस चीज़ को नहीं मानते थे कि इंटरनेशनल लॉ एक कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यूजली जो हम पहले चीज़ें देखते थे वो सिविलियन लॉज या क्रिमिनल लॉज और इन सारी चीज़ों पे बेस्ड थी। बट आज की सच्चाई ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, बहुत सारे हम देखते हैं कि लोग प्रैक्टिस करते हैं इंटरनेशनल एरिना, इंटरनेशनल लॉ की फील्ड में। क्लियर है? अब जो इंटरनेशनल लॉ है उसको और क्लासिफाई किया गया है। किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और दूसरा जो है वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है? दिस ब्रांच ऑफ लॉ रिलेट्स टू द बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस। Countries mutually recognize these sets of rules which are binding on them in their transaction on reciprocal basis. अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ उन लॉज की बात करता है जो कि गवर्न करता है बिटवीन द नेशंस। बिटवीन द नेशंस मतलब उन लॉज की बात हो रही है यहाँ पे जो कि लाइक इंडिया, यूएसए, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया और हम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज देख लें जो कि बिटवीन द नेशंस के लॉज हों जो कि हर कंट्रीज पे फॉलोज हों। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो रेसिप्रोकल बेसिस पे फॉलो होती है। इसका एक एग्जांपल और लो अगर किसी को क्लैरिटी नहीं मिली हो। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि इंडिया ने यूएसए के साथ में कोई एग्रीमेंट किया। अब हम उस एग्रीमेंट में कुछ एग्रीड रूल्स पे साइन करेंगे कि ठीक है भैया हम ये रूल्स फॉलो करेंगे, आप भी ये रूल्स फॉलो करना। ठीक, अब अगर मान लो उन रूल्स को इंडिया फॉलो नहीं करता है तो कल को यूएसए क्या बोलेगा कि भाई देखो तुमने भी रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो मैं क्यों रूल्स को फॉलो करूं। या तो गेम खेल रहे हैं तो दोनों इक्वली उन रूल्स को फॉलो करेंगे और अगर इक्वली फॉलो नहीं करना है तो मैं भी नहीं करूंगा। तो ये हुआ रेसिप्रोकल बेसिस पे कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉज में जो रूल्स होते हैं वो रेसिप्रोकल बेसिस पे होते हैं। अगर सामने वाली कंट्री उन रूल्स को फॉलो करती है तो ही दूसरी कंट्री फॉलो करती है, और अगर सामने वाली कंट्रीज उन रूल्स को ब्रीच करती है, उन रूल्स उन लॉज के अगेंस्ट जाती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो कंट्रीज है वो भी उसको देख के लॉज के अगेंस्ट जाती है। तो ये एक म्यूचुअली एग्रीड रूल्स होते हैं, सारी कंट्री साथ में मिलकर बनाती है। म्यूचुअली एग्रीड रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं किसी एक ने बना दिया, सब साथ में मिलकर लॉज बनाते हैं और उन लॉज पे सब अपनी सहमति देते हैं, फिर उन लॉ को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या बोल रहा है? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बोल रहा है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉज में वो लॉज हैं जो बिटवीन द नेशंस हैं। ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि रिलेशनशिप्स गवर्न कर रहे हैं बिटवीन द नेशंस, लाइक यूएसए, इंडिया, चाइना, बिटवीन द नेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर हुआ? देन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। Private international law is that part of the law of the state which deal with the cases having a foreign element.
Private international law relates to the right of private citizens of different countries, marriage and adoption of the individual belonging to different nation and fall within its डोमेन। अब प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में यहाँ पे सिटीजन्स की बात होगी। कैसे लॉज की बात होगी यहाँ पे देखो, समझो कि इंडिया यूएसए का कोई कपल आया, इंडिया में आया, अब उनको यहाँ पे एक बेबी को अडॉप्ट करना है, तो हमारे लिए उसका कुछ एक अलग लॉ होगा कि अगर फॉरेन का कोई कपल इंडियन बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहा है तो उसकी क्या प्रोसीजर है। तो ऐसा रूल है जो कि फॉरेन नेशनल्स पे एप्लीकेबल है, या फिर हम कह दें कि लाइक यहाँ पे हम लोगों के पास तो राइट्स है एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे पास में राइट्स है, लेकिन कोई बाहर से कोई आया है, वो यहाँ पे रुक रहा है, तो उसको क्या राइट मिल रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ सरकार और उन प्राइवेट इंडिविजुअल्स का रोल है जो कि वो फॉरेनर्स हैं, उनका रोल और सरकार का रोल है। और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में क्या था, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में था कि यहाँ पे जो चीजें थी वो बिटवीन द नेशन सारी चीजें गवर्न हो रही थी, और यहाँ पे जो चीजें हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज में जो चीजें हैं, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो सरकार और जो सिटीजन्स होते हैं लाइक अदर नेशनल्स होते हैं उनके बीच में गवर्न होती है। ठीक, अब आप ये समझो कि ऐसे तो सबकी इच्छा होती है कि हम फॉरेन जाके रहें, हर कोई चाहेगा कि मैं अमेरिका जाऊं, अमेरिका जाके रहूं। हर कोई जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। वहां के सरकार की अपनी पॉलिसीज हैं, वीजा पे वो अपने हिसाब से करते हैं। ऐसे अगर वो सबको वीजा देने लग गए तो सब आ जाएंगे वहां पे, दिखती सी बात है। तो अब यूएसए ने क्या अपनी वीजा पॉलिसी अपनाई है इंडियंस को लेके, ये एक तरीके से प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का पार्ट हो गया है। ठीक है, या यूएसए में हम देखते हैं अमेरिका में कि इंडियन सिटीजन्स को क्या राइट्स मिल रही हैं, दूसरे कंट्रीज के जो नेशनल्स हैं उनको क्या राइट्स मिल रही है, वो किसका पार्ट हो गया? वो हो गया प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का। बच्चे अडॉप्ट करना है तो किस बेसिस पे करना है, क्या रूल्स है, क्या है, वो किसका पार्ट हो गया? वो हो गया प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का। ठीक है, यहाँ बिटवीन द नेशंस चीजें हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में है बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, जिसमें कि इंटरनेशनल एरिना का एंगल होगा। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है, और सबसे अच्छी जो चीज आपको यहाँ पे समझनी है, जो मेन क्रक्स है, वो ये है रेसिप्रोकल बेसिस का आपको मतलब समझना जरूरी है। आई होप आपको ये मतलब भी समझ में आ गया होगा। मैग्नेट ब्रेन्स के लेक्चर आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेके आया है। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। आपको वेबसाइट तक पहुंचने के लिए क्या करना है? उसका रास्ता है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको magnetbrains.com लिखना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पे क्लिक करेंगे, कुछ 2-3 वेबसाइट नजर आएगी। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी आपके फोन या आपके लैपटॉप पे। नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में यहाँ पे अलग अलग क्लासेस दी गई हैं, 11th, 9th, 10th, 12th, जिस क्लास की आपको पढ़ाई करनी हो, केजी, ठीक है, आप उस क्लास की पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12th एंड एक्स्ट्रा लर्निंग के भी वीडियोस हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग में जैसे कुछ मिनी जानकारी सीरीज वगैरह, जिससे कि आप अपना नॉलेज इनहांस कर सकें इन वीडियोस को देख के। सपोज आपने क्लास 11th पे जाके क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11th पे जाके क्लिक करेंगे, क्लास 11 के जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे, चाहे वो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड हो, या चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड हो। क्लास 11 के जितने भी कोर्सेज बने वो सभी आपको नजर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो वहां आपको दिखता है क्लास 11 का लीगल स्टडीज। सपोज आप क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी। यहाँ पे जो वीडियोस डले होंगे वो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में डले होंगे, एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अवेलेबल होंगे। सेम ऐसा आप किसी भी क्लास में या किसी भी सब्जेक्ट्स में क्लिक करेंगे तो इसी फॉर्मेट में वीडियोस अरेंज होंगे। आप जहां से कंफर्टेबल हैं, अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो आप YouTube से पढ़िए, और अगर आपको YouTube
YouTube पे वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम्स आ रही है तो वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का एक ही मोटो है कि आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पे सभी क्लासेस के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे केजी से लेके क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सभी क्लासेस के बारे में पढ़ाया जाता है और सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टीचर्स को बताइए, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस में बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम म्यूनिसिपल लॉज के बारे में बात करेंगे। हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इंटरनेशनल लॉ को समझ चुके हैं। हम क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि बेसिकली लॉ को दो ब्रॉडर हेडिंग्स में, दैट इज दो ब्रॉडर लॉज में डिवाइड किया गया है। एक है इंटरनेशनल लॉ और एक है म्यूनिसिपल लॉ। अब इंटरनेशनल लॉ से हमें ये समझ में आया कि ये वो लॉज हैं जो पूरे वर्ल्ड पे वो सभी जगह एप्लीकेबल होंगे। अब म्यूनिसिपल लॉ इंटरनेशनल लॉ के जस्ट अपोजिट होंगे। जो डोमेस्टिक लॉज होंगे उन्हें हम बोलेंगे म्यूनिसिपल लॉज। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं म्यूनिसिपल लॉज के बारे में। और म्यूनिसिपल लॉज के भी अलग अलग टाइप्स हैं, लाइक पब्लिक म्यूनिसिपल लॉ, प्राइवेट म्यूनिसिपल लॉज, और इन सब में भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। इन सभी को हम एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे। द म्यूनिसिपल लॉज आर बेसिकली डोमेस्टिक और नेशनल लॉज. They regulate the relationship between the state and its citizens and determining the relationship among its citizens. अब जो म्यूनिसिपल लॉज हैं उनको हम डोमेस्टिक और नेशनल लॉज भी बोल सकते हैं। ये वो लॉज हैं जो बेसिकली एक कंट्री में एप्लीकेबल होते हैं, उनके सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होते हैं। They regulate the relationship between the state and its citizens. अब ये जो लॉज हैं ये स्टेट दैट इज सरकार और सिटीजन्स के बीच में जो लॉज हैं उन्हें हम म्यूनिसिपल लॉज बोलेंगे। और जो अमंग द सिटीजन्स मतलब हम सब के बीच में भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स को गवर्न होती है, उन्हें भी हम म्यूनिसिपल लॉज की कैटेगरी में रखेंगे। इसका मतलब क्या है, एक लॉ वो होते हैं जो हमारी पार्लियामेंट बना रही है, जो स्टेट यानी जो सरकार बना रही है। एक लॉ वो होता है कि जो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। दूसरा लॉ वो होता है जो कि अमंग द सिटीजन, जो कि रिलेशनशिप को गवर्न कर रहा है, लाइक मैरिज। मैरिज क्या है, वो अमंग द सिटीजन्स का लॉ है ना, कि हमारे बीच में कैसे रिलेशनशिप होगा, कैसे वो सारी चीजें होगी। जो पर्सनल लॉज होते हैं, जो हमारे रिलीजन के पर्सनल लॉज हैं, वो अमंग द सिटीजन्स कैसे रिलेशनशिप गवर्न होगी उसे डिफाइन कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट का मतलब ये है, ठीक है। म्यूनिसिपल लॉ कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू टू सेगमेंट। अब म्यूनिसिपल लॉ को हम दो सेगमेंट में बांट सकते हैं, सेम एज द इंटरनेशनल लॉ, दैट इज पब्लिक लॉ एंड पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ, ठीक है। तो सेम इंटरनेशनल लॉ में भी हमने देखा था पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। तो सेम म्यूनिसिपल लॉज में भी ऐसा ही है, दैट इज पब्लिक म्यूनिसिपल लॉ एंड प्राइवेट म्यूनिसिपल लॉ। क्लियर है। अब हम सबसे पहले पब्लिक म्यूनिसिपल लॉ के बारे में बात करते हैं कि पब्लिक म्यूनिसिपल लॉ किस चीज़ की बात कर रहा है एंड पब्लिक म्यूनिसिपल लॉज में और कौन कौन से बाइफर्केशंस होते हैं। पब्लिक लॉ chiefly regulates the relationship between the state and its subject. It also provides the structure and functioning of the organ of the state. अब जो पब्लिक लॉज हैं वो बेसिकली स्टेट्स एंड सिटीजन्स के बीच में बीच का जो लॉ होता है वो होता है पब्लिक लॉ। एग्जाम्पल, जो पार्लियामेंट जो लॉ बना रही है, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, अब वो लॉ किस पे एप्लीकेबल होगा, वो एप्लीकेबल होगा अपने सिटीजन्स पे, दैट इज इंडिया के सिटीजन्स पे। तो वो क्या हो गया, ये हो गया पब्लिक म्यूनिसिपल लॉ। पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और वो सिटीजन्स पे एप्लीकेबल हो गया, ये हो गया पब्लिक म्यूनिसिपल लॉ। दूसरा क्या बात कर रहा है, यहाँ पे जो दूसरी बात हो रही है वो हो रही है इट ऑल्सो प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। साथ साथ में पब्लिक लॉ ये भी बताता है कि जो ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट्स होते हैं इनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं, साथ में इनकी कैसे फंक्शनिंग है। कौन कौन से स्ट्रक्चर की बात की गई है, लाइक पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी जो है इनके बीच में भी तो कुछ आपस में रिलेशनशिप होगा। ये रिलेशनशिप भी किसका पार्ट है, ये रिलेशनशिप भी पार्ट है पब्लिक म्यूनिसिपल
लॉ का कि ये तीनों कैसे काम करेगी और इनका सिटीजन्स पे कैसे इन्फ्लुएंस है, ये सब काम है पब्लिक म्यूनिसिपल लॉज का। इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, साथ ही साथ इनका कैसा काम होगा। ठीक है, The three important branches of public law are following: constitutional law, administrative law and criminal law। अब ये जो म्यूनिसिपल लॉज हैं इनके बीच में भी तीन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और तीसरा है क्रिमिनल लॉ। एक एक करके हम इन तीनों ब्रांचेस को और अच्छे से डिटेल में समझते हैं जो कि पब्लिक लॉ, पब्लिक म्यूनिसिपल लॉ का पार्ट है। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को। अब जहां पे ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आ गया वहां पे आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि ये लॉ किस बारे में बात कर रहा है। हेडिंग देख के समझ में आ रहा है ना, हमने इतना सब कुछ कवर कर लिया है अभी तक, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हेडिंग देख के समझ में आता होगा कि ये लॉ किस बारे में बात कर रहा है। A constitutional law is considered to be the basis as well as the supreme law of the country। ठीक है, जिस भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी चीज़ हमारी कंट्री में गवर्न हो रही है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बेसिस पे गवर्न हो रही है। गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट लॉ बना रही है, वो किस हिसाब से काम कर रही है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे काम कर रही है। इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को सुप्रीम लॉ बोलते हैं कि ये सुप्रीम लॉ है। फिर इसके अंडर बहुत सारे लॉज हैं जो कि हमारे पार्लियामेंट बनाती है, लेकिन सबसे ऊपर वाला लॉ अगर हम किसी को बोलेंगे तो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो सर्वोपरि लॉ है। फिर उसके नीचे बहुत सारे लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज लिखे हैं दे आर द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, है ना। ये लॉजिक है, ये हेडिंग से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज लिखे हैं दे आर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, the nature of any state is basically determined by its constitution। अब उस स्टेट का नेचर कैसा है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। मतलब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये पता होता है कि कैसा सिस्टम है। लाइक अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमें वहाँ के नेचर ऑफ द स्टेट से पता चलेगा कि वहाँ डेमोक्रेसी है लेकिन वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, वहाँ इस तरीके से इलेक्शन होता है, वहाँ जुडिशरी के पास में ये पावर है, वहाँ के प्रेसिडेंट के पास में ये पावर है। सो हमें पता चला कि वहाँ डेमोक्रेसी साथ साथ में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है। लेकिन अगर वही इंसान कोई इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेगा तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या पता चलेगा कि यहाँ डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में, साथ साथ में यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे प्रेसिडेंट के पास में पावर नहीं है, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है और पार्लियामेंटेरियन जो है वो कानून बनाते हैं। तो किसी भी स्टेट का नेचर, मतलब कोई भी स्टेट कैसे काम कर रहा है, कोई भी स्टेट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप है, एरिस्टोक्रेसी है ना, ये कौन सी यहाँ पे सरकार है, वो कैसे काम कर रही है, ये सारी चीजें कैसे पता चलती है, ये सारी चीजें हमें पता चलती है कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से ये वाली चीजें हमें पता चलती हैं। ये चीज भी आपको हुई यहाँ पे क्लियर। इट ऑल्सो प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पे सरकार का स्ट्रक्चर बताया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। कैसे स्ट्रक्चर की बात हो रही है, यहाँ पे देखो 2-3 स्ट्रक्चर आप समझो। पहला यहाँ पे स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का मतलब ये है कि हमने हमेशा गवर्नमेंट में किस चीज को कंसिडर किया है। गवर्नमेंट मतलब सिर्फ हमारी केंद्र सरकार नहीं है, गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे ऑर्गन्स की भी बात हो रही है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि हमारे ऑर्गन कौन कौन से हैं। हमारे ऑर्गन्स में लेजिस्लेटिव विंग है, दैट इज पार्लियामेंट है। एक और कौन सा विंग है हमारे ऑर्गन में, दैट इज एग्जीक्यूटिव विंग है। दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव। तीसरा जो विंग है वो कौन सा है, वो है जुडिशरी। ठीक है, थर्ड विंग जो है वो है जुडिशरी से रिलेटेड। तो ये 3 ऑर्गन्स है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, जो यहाँ पे बताया गया है कि हमें सरकार के बारे में पता चल रहा है। अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, इट ऑल्सो प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि सरकार का स्ट्रक्चर कैसा है, सरकार किस हिसाब से काम कर रही है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये सारे लोग हमारे लिए ही है ना। जुडिशरी किसके लिए, जुडिशरी भी हमारे लिए है। एग्जीक्यूटिव किस लिए, एग्जीक्यूटिव हमारे लिए है। लेजिस्लेटिव किस लिए, ये भी हमारे लिए है।
अब अगर और हमें स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट देखना है तो हमें और पता चलता है कि इंडिया का एक स्ट्रक्चर क्या है। एक स्ट्रक्चर ये है कि हमारे यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ सिस्टम है। ये भी हमें कहाँ से पता चल रहा है, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चल रहा है। फेडरल फॉर्म से मेरा मतलब क्या है, फेडरल फॉर्म से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमें पूरी चीजें बता रहा है कि कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन से पता चल रहा है। और हमें क्या पता चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चल रहा है कि हमारे पास में यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। जुडिशरी में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जुडिशरी में हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी हम वहां पे फिर देखते हैं क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट, और भी बहुत सारे सिस्टम है, वो वाला चीज भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो एक तरीके से एक सिर्फ पूरे सरकार किस हिसाब से काम कर रही है, पूरे सरकार का क्या स्ट्रक्चर है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के माध्यम से पता चलता है कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। क्लियर हुआ? ये वाली चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। Some countries such as India have written constitution while countries such as United Kingdom have uncodified constitution. अब कुछ कंट्रीज में तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लाइक इंडिया में भी हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा कि सरकार कैसे काम कर रही है, सरकार क्या होती है और वो किस हिसाब से फंक्शन कर रही है। लेकिन कुछ कंट्रीज में हम देखते हैं अनकोडिफाइड मतलब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कैसे काम करती है, वो कहां से पता चलता है, वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में है। कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ये मतलब होता है कि एक सिंगल बुक, एक सिंगल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट में पूरे कंट्रीज के लॉज लिखे होते हैं कि ये लॉ सुप्रीम है, फिर कंट्री में जो भी काम होंगे वो इस लॉ के बेसिस पे, इस बुक के हिसाब से, इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से काम होगा। ठीक है, अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे चीजें अपने मन से हो रही है, अपने मन से जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो चीजें होती है अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन में वो होती है कस्टम के बेसिस से कि अब तक कैसे चीजें चली आ रही है, प्लस यहाँ पे जो चीजें जो लिखी होती है अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन में वो कुछ प्रथा से भी होती है, मतलब वही कस्टम कुछ प्रथा जैसे चले आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो चीजें हैं वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, एक सिंगल सेट ऑफ में डॉक्यूमेंट में नहीं है। यहाँ पे पार्लियामेंट कैसे काम कर रही है, कौन कैसे काम करेगा, ये अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीजें लिखी हुई है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये होता है कि यहाँ पे सिंगल डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट में सारी चीजें लिखी हुई है, वो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये वाली चीज भी आपको समझ में आ गई। इन इंडिया द फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड एंड प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मिली है, फंडामेंटल राइट्स मिली है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट भी की है। कैसे प्रोटेक्ट की है कि अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई तो हम कहां जा सकते हैं, हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, साथ ही साथ हम जा सकते हैं हाई कोर्ट भी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे हम अप्रोच कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होती है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 4 में। क्लियर है? आई होप आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा जो लॉ है, दूसरा म्यूनिसिपल लॉ में जो पब्लिक म्यूनिसिपल लॉ है, जिसकी सेकंड कैटेगरी जो है जो हमें पढ़ना है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में किस चीज की बात की गई है उसे समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मेनली डील्स विद द पावर एंड द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, authorities, bodies, etc. It deals with the extent of power held by administrative body and the mechanism whereby their actions can be controlled. अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये ढांचा तो बन गया है, एक ये सरकार तो बन गई है। किसके माध्यम से सरकार बनी है? ये जो सरकार है ये हमें पता चला है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, है ना। अभी तक हमने यही चीज देखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है कि सरकार कैसे काम कर रही है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई। ठीक है, अब इसी में हम थोड़ा सा और अंदर चलते हैं डिटेल में, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ समझ में आएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाला क्या सीन है। ठीक है, या एडमिनिस्ट्रेटिव वाली लॉ वाली क्या पिक्चर है। अब एग्जीक्यूटिव मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कैबिनेट, यहाँ पे हम कैबिनेट को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में हम देखते हैं कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाती है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज,
डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज। अब ये फंक्शंस कैसे करेंगी, ये सारी बात हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। साथ ही साथ हम कई बार देखते हैं इन डिपार्टमेंट्स और इनके नीचे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, आईएफएस ऑफिसर, ये सारी चीजें कैसे फंक्शंस करेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आता है जब इनके फंक्शनिंग की बात आती है। ठीक है, जब यहाँ पे इनके फंक्शनिंग्स की बात आएगी, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कि जो डे टू डे एक्टिविटीज है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चल गया कि ये ढांचा ऐसा है, लेकिन इस ढांचे के अंदर एक ढांचा और है जिनके की जो कैसे काम करेंगे वो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या साफ साफ मेंशन है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऐसे काम करेगी? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या साफ साफ मेंशन है? कहीं ना कहीं इनके थोड़े बहुत प्रोविजंस हमको मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मैं नहीं कह रहा हूं, बट एकदम डिटेल में कि किस हिसाब से काम करना है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट हो जाता है। क्लियर है? और ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं बता रहा हूं, ये मैं यूएसए और सभी कंट्रीज जो हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं, ये इंडिया पर से ही हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में हमने स्टार्टिंग में, अगर आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को याद कीजिए तो उसमें हमने देखा था कि हर कंट्री के अलग अलग लॉज को अगर हम देखें तो हम अलग अलग तरीके से हम उनको बायफर्केट करेंगे, लेकिन हम एक ब्रॉडर वे में ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड की हर कंट्रीज में ये सारी चीजें एप्लीकेबल होती है ना। तो ये जो लॉज में बता रहा हूं, ये हम यूएसए में भी देखो तो यूएसए में भी उनकी कांग्रेस हो जाती है, उनके यहाँ पे प्रेसिडेंट हो जाते हैं और उनकी सरकार हो जाती है। अब प्रेसिडेंट के अंदर डिपार्टमेंट्स आते हैं तो वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पार्ट हो गया, और ये जो उनका स्ट्रक्चर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गया। तो ये मैं इंडिया से ही नहीं बता रहा हूं, इंडिया के मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं सो दैट आपको ज्यादा क्लैरिटी हो, क्योंकि इंडिया के गवर्नेंस के सिस्टम से अगर पूरा नहीं भी पता है तो हमें थोड़ा बहुत इंडिया का गवर्नेंस सिस्टम पता होता है। क्लियर है? ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव। अब अगर हम लेजिस्लेटिव में भी देखें तो लेजिस्लेटिव में भी बहुत सारी कमिटीज, ठीक है, यहाँ बहुत सारी कमिटीज वगैरह होती हैं, तो ये सारा भी एडमिनिस्ट्रेटिव का यहाँ पे पार्ट आ जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक तरीके से क्या काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताता है कि किस हिसाब से ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, अथॉरिटीज हैं, ये किस हिसाब से काम करेंगे। साथ ही साथ ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनको भी तो कंट्रोल करके रखना होगा ना, किसी की पावर ज्यादा ना हो जाए, तो एक दूसरे की पावर कैसे चेक होगी, कैसे गवर्नेंस सिस्टम होगा, वो काम होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर लीगल रेमेडीज इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल। अब हम देखते हैं कि अगर पीपल की राइट वायलेट हो रही है इनके द्वारा, तो ऑफ कोर्स हमारे पास में राइट्स हैं, ठीक है। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुई तो ही जरूरी थोड़ा ना कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारी कोई दूसरी राइट्स भी वायलेट हो रही है, हो सकता है हम सुप्रीम कोर्ट अप्रोच ना कर पाए, लेकिन एटलीस्ट हम कोर्ट तो जा पाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो जाएंगे। तो अगर मेरी कहीं ना कहीं कोई भी राइट्स वायलेट हो रही है, सरकार मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इंक्रोच कर रही है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लीगल रेमेडी दी है कि हम कोर्ट में जा सकते हैं। सेम यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी अब वहां के सिटीजन की राइट वायलेट होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो ऐसा थोड़ा ना है कि बिना सोचे समझे बना दिया, सोच के ही बनाया ना कि अगर कोई राइट्स वायलेट हो रही है, कहीं कोई हम देख रहे हैं कि कोई लीगल रेमेडीज का सवाल आ गया है, तो मतलब लीगल रेमेडी मिलेगी अगर किसी इंसान की राइट वायलेट हुई है तो। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी आई होप आपको समझ में आ गया। अब जो तीसरा है, जो कि पब्लिक म्यूनिसिपल लॉ का पार्ट है, वो तीसरा पार्ट क्या है, वो है क्रिमिनल लॉ। पहला हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, दूसरा हमने देखा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और तीसरे पे हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ पे। अब जैसे ही मैंने क्रिमिनल लॉ बोला है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्रिमिनल चीजों से रिलेटेड है, ठीक है, ये क्राइम वाली चीजों से रिलेटेड, ये पनिशमेंट वाली चीजों से रिलेटेड है। The criminal laws generally decide with the acts are prohibited by law and defines the act prohibited as an offense। अब बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी होती ना कि चोरी करना एक गुनाह है, मर्डर करना एक गुनाह है, ये सारी चीजें ऐसा थोड़ा ना कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में सभी चीजें लिख देंगे, लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं लिखा होगा ना कि तुमने चोरी करी है तो ऐसा होगा, एफआईआर ऐसे दर्ज होगी, ठीक है, मर्डर करने पे ये सजा है, रेप की ये सजा है, ये कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। कहाँ लिखा होता है? वो लिखा होता है क्रिमिनल लॉज में, ठीक है। कहां पे होता है ये सारी चीजें? ये सारी चीजें होती है क्रिमिनल लॉज में। इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर द क्रिमिनल ऑफेंसेस। क्रिमिनल लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इन सोसाइटी एंड फॉर मेंटेनिंग पीस। अब ये जो है
क्रिमिनल लॉ साथ साथ में पनिशमेंट भी बताता है। सिर्फ ये नहीं बताएगा कि मर्डर करना गुनाह है, साथ साथ में वो सजा भी बताएगा कि तुमने मर्डर किया है तो तुम्हें इतनी सजा है, तुमने किडनैप किया है तो इतनी सजा है, तुमने किसी का अगर कोई रेपिस्ट है मतलब तो उसकी ये सजा है, तुमने चोरी की है तो उसकी ये सजा है, कोई चोर है तो ये सजा है। ठीक है, सो ये क्रिमिनल लॉ सारी चीजें सजा भी बताता है। क्रिमिनल लॉ क्यों जरूरी है? क्रिमिनल लॉ इसलिए जरूरी है कि मेंटेनिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी। हमें कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से ये पता चला कि सरकार का गवर्नेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, साथ ही साथ काम कैसे कर रहे हैं वो, और वो इंडिया में किस हिसाब से काम करेंगे, कैसे स्कीम्स एंड पॉलिसीज लेके आएंगे। लेकिन क्रिमिनल लॉ ये चीज बताता है कि सोसाइटी में हार्मनी कैसे बना के रखें। थोड़ा सा लोगों के मन में डर भी होना चाहिए, नहीं तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। हमने हॉब्स की, हम जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था, जब हम कंसेप्ट ऑफ स्टेट एंड नेशन पढ़ रहे थे तो उसमें अगर आपको ध्यान हो तो हमने हॉब्स के उसमें पढ़ा था कि बिना सरकार और बिना उसके हम क्या बोलते हैं कि लाइफ में हर इंसान को डेथ का डर होता है, लाइफ इज ब्रूटिश शॉर्ट, ऐसा है ना। हमने स्टेटमेंट वो सारा देखा था कि हॉब्स बोलते हैं कि लाइफ बहुत खतरनाक हो जाएगी। और वैसे ही अगर क्रिमिनल लॉज नहीं होंगे तो लोगों के मन में डर नहीं होगा। आज भी क्राइम होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर, सोसाइटी में शांति बनाने का पूरा काम करते हैं क्रिमिनल लॉज। इट इज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ पब्लिक लॉ एज अ क्राइम इज नॉट ओनली अगेंस्ट द इंडिविजुअल बट अगेंस्ट द होल सोसाइटी। इनको पब्लिक लॉ का पार्ट इसलिए बनाया गया है, प्राइवेट लॉ का पार्ट क्यों नहीं है, इसका उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया है कि इनको पब्लिक लॉ की कैटेगरी में क्यों डाला है, क्रिमिनल लॉ को प्राइवेट लॉ की कैटेगरी में क्यों नहीं डाला। तो उन्होंने बताया कि क्राइम एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होता है, क्राइम एक सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। कैसे अगेंस्ट होता है? लाइक रेप, जिसे हम बोलते हैं कि बहुत गंदा क्राइम है, मतलब हम बोल सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं ना, हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी चीजें। अब वो जिसके साथ होता है उस इंसान की तो पीड़ा बहुत होती है, वो हम समझ ही नहीं सकते। लेकिन अगर हम ऐसा इंसिडेंट सुनते हैं तो आपका भी कहीं ना कहीं मन दहल जाता है, हम सभी का मन दहल जाता है। तो वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्राइम है लेकिन वो पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम है, क्योंकि पूरी सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए इसको हमने पब्लिक क्रिमिनल लॉ को, इसलिए क्रिमिनल लॉ को यहाँ पे पब्लिक म्यूनिसिपल लॉ की कैटेगरी में रखा गया है। ये चीज आपको समझनी चाहिए। चाहे एक मर्डर हो, किडनैपिंग हो, वे किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है ये चीजें, इसलिए इसे पब्लिक क्रिमिनल लॉ की कैटेगरी में, पब्लिक म्यूनिसिपल लॉ की कैटेगरी में रखा गया है किसको? क्रिमिनल लॉ को। Indian Penal Code 1860, also known as IPC, is an example of criminal law legislation in which different kinds of offences are defined and punishments are prescribed. अब जो इंडियन पीनल कोड है, जिसे कि हम बाद में डिटेल में समझेंगे, लेकिन इंडियन पीनल कोड क्या है? इंडियन पीनल कोड इंडिया का क्रिमिनल लॉज है जिसमें कि सारी चीजें बताई गई है कि इस चीज का ये क्राइम है और इसकी ये वाली सजा है। तो इंडिया में क्रिमिनल लॉ का क्या एग्जाम्पल है? इंडिया में क्रिमिनल लॉ का अच्छा खासा एग्जाम्पल है इंडियन पीनल कोड। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई। तो आपको म्यूनिसिपल लॉ समझ में आया। साथ ही साथ म्यूनिसिपल लॉ में जो हमने पब्लिक म्यूनिसिपल लॉज में जो तीन जो चीजें बाइफरकेटेड थी वो आपको समझ में आई, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और क्रिमिनल लॉ। ये तीनों चीजों को भी हमने डील कर लिया है। अब बारी आती है प्राइवेट लॉज की, और हम प्राइवेट लॉज को बहुत अच्छे से समझेंगे कि प्राइवेट लॉज क्या होते हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई पब्लिक की। यहाँ पे सरकार और किसका लेना देना था? सिटीजन्स का लेना देना था। जो भी हमने लॉज पढ़े, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं, वहां पे सरकार का भी लेना देना है, साथ साथ में इंडिविजुअल का भी लेना देना है। क्रिमिनल लॉज हैं, वहां पे सरकार का भी लेना देना है, साथ ही साथ इंडिविजुअल का भी लेना देना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, वहां पे सरकार का भी लेना देना है, साथ ही साथ इंडिविजुअल का भी लेना देना है ना। अब जो प्राइवेट लॉज है, इसमें हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल के बीच में जो रिलेशनशिप होती है ये कैसे गवर्न होती है, ये प्राइवेट लॉ डिफाइन करता है। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है पर्सनल लॉज या फिर आप मैरिज लॉज, और ये ले लो। ठीक, दिस ब्रांच ऑफ लॉ डिफाइंस, regulates, govern and enforce relationship between individual and association and corporations. Between individuals, associations, कुछ ग्रुप्स के बीच में इंडिविजुअल का क्या रिलेशनशिप्स है। कई बार हम सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ ग्रुप्स पावरफुल होते हैं, लाइक हम देखते हैं कि हर रिलीजन में अपना एक वो होता है, एक तरीके से एक पर्सनल लॉज होता है, तो एक एसोसिएशन वाला ही पार्ट है, कुछ उनके लॉज हम मानते हैं।
कौन से लॉज होते हैं, लाइक सप्तपदी हो गया कि शादी में 7 फेरे लेना है, ये कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल लॉज का पार्ट है। वैसे ही मुस्लिम का भी पर्सनल लॉज हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ें गवर्न करते हैं। तो ठीक है, ये कुछ एसोसिएशन और सिटीजन्स के बीच में, या सिटीजन्स और सिटीजन्स के बीच में, कॉरपोरेशंस के बीच में, कंपनीज में कुछ अपने अपने लॉज होते हैं, ठीक है। तो वो जैसे हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आप एक स्कूल में जा रहे हैं, तो उस स्कूल का अपना एक लॉ होगा, मतलब अपना एक रूल्स एंड रेगुलेशन होगा कि सभी स्टूडेंट्स को ऐसे रहना है, ऐसे बिहेव करना है स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर। वो इंडिया का लॉ नहीं है, लेकिन वो उस स्कूल का लॉ है और आपको मानना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें हो गई है प्राइवेट लॉ का पार्ट, ठीक है। In other words, this branch of law deals with the definition, regulation and enforcement of mutual rights and duties of individuals. ये basically कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से साथ साथ में इन्फोर्समेंट, कुछ म्यूचुअल मतलब आपस में बहुत सारे लोगों के मिलकर राइट्स, उनके राइट्स से रिलेटेड कि हमारी ये राइट्स है, साथ ही साथ हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं, उसके बारे में बताता है, ठीक। The state intervenes through its judicial organs, example courts, to settle the dispute between the parties. लेकिन अब ये नहीं है कि यहाँ पे प्राइवेट लॉ बोल दिया तो यहाँ पे स्टेट मतलब यहाँ पे सरकार का कोई काम नहीं है। यहाँ सरकार का रोल होता है। कब रोल होता है, जब कोई डिस्प्यूट आता है। डिस्प्यूट में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हम देखते हैं कि रिलीजन या फिर जो पर्सनल लॉज होते हैं, ठीक है, पर्सनल लॉज मतलब जो रिलीजियस लॉज हमें कहीं फॉलो करने होते हैं, पर्सनल लॉज, यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर करता है अगर डिस्प्यूट्स देखने को मिलता है तो। सबसे अच्छा एग्जांपल है ट्रिपल तलाक, ठीक है। स्टेट ने इंटरवीन किया, हम देख रहे थे कि जो ट्रिपल तलाक है वो पर्सनल लॉ के हिसाब से काम कर रहा था, ठीक है। जो पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं, उसके हिसाब से वो काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि कहीं ना कहीं डिस्प्यूट अराइज हो रहे थे। डिस्प्यूट अराइज हुए तो केस कहाँ पे गया, केस गया सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे हियरिंग्स वगैरह चली, सारी चीजें हुई और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं भैया ट्रिपल तलाक नहीं, इंडिया में हम ट्रिपल तलाक को बैन करते हैं। तो जब डिस्प्यूट्स आते हैं, सेम वैसे ही हिंदू रिलीजन में भी बहुत सारे रिफॉर्म किए सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों पे बैन लगाया है कि ऐसा सारी चीजें नहीं हो सकती है। तो जब डिस्प्यूट्स आते हैं तब कोर्ट जाया जाता है और कोर्ट उन डिस्प्यूट्स को जो भी होता है उन सबको सेटल करता है, ठीक है। मच ऑफ द लाइफ ऑफ द सोसाइटी इज रेगुलेटेड बाय दिस सेट ऑफ प्राइवेट लॉज और सिविल राइट्स। दिस ब्रांच ऑफ लॉ कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। अब सोसाइटी का बहुत सारा पार्ट, बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस लॉ का पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आपने जो सुना होगा कि समाज के वो 4 लोग क्या कहेंगे, ये जो स्टेटमेंट है जो हम बोलते हैं कि आसपास वाले लोग क्या कहेंगे, वो लोग कोई नहीं होते, ये कुछ पर्सनल लॉज ही होते हैं, कुछ प्राइवेट लॉज ही होते हैं जिसके हिसाब से काम करना पड़ता है। हम बोलते हैं ना कि समाज के कुछ नियम कानून होते हैं, अगर हमें इस समाज में रहना है तो इस नियम कानून को पालन करना होगा, है ना। वो कौन से नियम कानून हैं? अब वो कुछ नियम कानून देखो खराब भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, वो एक अदर इशू है, उसमें नहीं जाना है। लेकिन वो नियम कानून कौन से हैं? वो प्राइवेट लॉज हैं कि ये कुछ लॉज हैं, ये कुछ इंडिविजुअल्स ने बना दिए, कोई एसोसिएशन ने बना दिए, कोई कॉरपोरेशन ने बना दिए हैं, जिसको कि हमको फॉलो करना पड़ता है। और अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो सोसाइटीज होती हैं वो प्राइवेट लॉ से बहुत ज़्यादा गवर्न होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार के कानून से हम गवर्न हो रहे हैं। सरकार का कानून तो थोड़ा सा हो सकता है कम इम्पैक्ट दे रहा हो, लेकिन ये वाला कानून बहुत ज़्यादा हमें इम्पैक्ट दे रहा है। कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिल रहा है। अब ये जो प्राइवेट लॉज हैं इनको बाइफरकेट किया गया है अलग अलग, उसमें उसका क्लासिफिकेशन क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसमें कि पहला क्लासिफिकेशन है पर्सनल लॉज के बारे में। पर्सनल लॉज का मतलब क्या है? वही लॉज जो रिलीजन, तो पर्सनल लॉज में जैसे रिलीजियस लॉज वगैरह हो गए, फिर प्रॉपर्टी लॉ देखेंगे और उसके बाद में किसके बारे में बात करेंगे? लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पर्सनल लॉ से। इट इज अ ब्रांच ऑफ लॉ रिलेटेड टू द मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, दैट इज इनहेरिटेंस। किसके पास प्रॉपर्टी आएगी, कौन किसका वारिस है, क्या होगा क्या नहीं, ठीक है, वो वाली चीज हो गई इनहेरिटेंस। अब ये लॉज पर्सनल होते हैं इंसान के, पर्सनल इन द सेंस जो मैरिज है वो इंसान का एक पर्सनल थिंग है, ठीक है। मुझे किससे शादी करनी है, किस लॉ से करनी है, क्या होगा, 7 फेरे लेने, जो भी करने हैं, ठीक है, कोर्ट में जाना है नहीं जाना है, वो सारी चीजें वो मेरे ऊपर डिपेंड करती है कि मुझे किस वे में शादी करनी है। डिवोर्स का भी पर्सनल मैटर रहता है कि मुझे डिवोर्स करना है नहीं करना है। हाँ, ये बात होता है कई बार, अब डिवोर्स में कुछ क्लेम्स वगैरह से रिलेटेड केस होता है तब वो जाते हैं कोर्ट वगैरह, लेकिन यूजली कई बार होता है कि हम
चीजें देखते हैं कि सेटल हो जाती है। तो ये सारे इंसान का एक पर्सनल मैटर हो गया ना, कि मेरा पर्सनल मैटर है शादी, मेरा पर्सनल मैटर है डाइवोर्स, ठीक। किसी इंसान का पर्सनल मैटर है उसका इनहेरिटेंस, कि मेरी प्रॉपर्टी का वारिस कौन होगा, क्या होगा आगे, ठीक है। सो ये पर्सनल चीजें हो गई। तो ये होते हैं पर्सनल लॉज। दीज लॉज आर बेस्ड ऑन रिलीजन, रिचुअल, कस्टम ऑफ मैरिज, डिवोर्स एंड इनहेरिटेंस। अब ये कुछ जो लॉज होते हैं ये रिलीजन पे बेस्ड होते हैं, रिचुअल पे बेस्ड होते हैं, कस्टम्स पे बेस्ड होते हैं, लाइक मैरिज कैसे होगी, फिर उसके बाद डिवोर्स कैसे होगा, इनहेरिटेंस पे अब तो गवर्नमेंट वगैरह ने भी रूल्स बनाए हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने भी कोई कानून बनाया तो किसके लिए बनाया है? वो बनाया एक पर्सनल ह्यूमन बींग्स के लिए ना, कि आप इस हिसाब से चीजें गवर्न अप हो जाएंगी अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो, ठीक है। In such matter, people are mostly governed by the personal laws laid down by their religions. अब यहाँ पे जो चीजें होती है मेनली वो पर्सनली वो रिलीजन के द्वारा गवर्न होती हैं, लेकिन रिलीजन में रिफॉर्म हो सकते हैं। मैं आपको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मोस्टली चीजें रिलीजन के हिसाब से होती है। आपके रिलीजन में जैसे लिखा है उस हिसाब से शादियां हो जाएगी, आपके रिलीजन में जैसे लिखा है उस हिसाब से आपके जो भी चीजें होती है, लाइक इंसान की लास्ट राइट भी जो होती है, जब हम बोलते हैं ना वो डेथ के टाइम पे वो जो लास्ट राइट होती है वो भी रिलीजन के ही हिसाब से होती है। फॉर एग्जाम्पल, द मैरिज ऑफ हिंदूज इज गवर्न बाय द पर्सनल लॉज लाइक हिंदू मैरिज एक्ट 1955, while the Muslim marriages are governed by the Muslim personal laws based on Muslim customary laws. ठीक है, तो सेम वैसे हिंदू मैरिज, हिंदू पर्सनल लॉज है, लाइक मुस्लिम्स के भी पर्सनल लॉज हैं, उस हिसाब से सारी चीजें गवर्न अप हो रही हैं। तो पर्सनल लॉ वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आया। देन प्रॉपर्टी लॉ, दिस ब्रांच ऑफ लॉ डील्स विद द ओनरशिप ऑफ मूवेबल एंड इनमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज। बेसिकली प्रॉपर्टीज वगैरह से रिलेटेड चीजें होती हैं जिनको कि हम बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके क्लास 12th में, जब प्रॉपर्टी लॉज को हम बहुत अच्छे से देखेंगे जब आप क्लास 12th में देखोगे। द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1982 डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, whereas सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील्स विद द मूवेबल प्रॉपर्टीज। तो कुछ प्रॉपर्टीज लॉज वगैरह होते हैं वो किससे डील करते हैं? वो हमारे यूजली प्रॉपर्टी से डील करते हैं, दैट आर द ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें इंसान से लेना देना है कि मेरा उस चीज से क्या लेना देना है, मेरी प्रॉपर्टी देना नहीं देना, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के तारीख में हम देखते हैं सरकार का हस्तक्षेप होता है। बेसिकली इन लॉज को अभी हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, लाइक लॉ ऑफ टॉर्ट्स वगैरह जो है, क्योंकि इनका डिटेल एनालिसिस आपके बुक में भी नहीं है, इन द सेंस कि आपको अभी 11th लेवल पे उनको नहीं करना है। 12th में पूरा एक चैप्टर है, एक चैप्टर में लॉज का डिटेल एक्सप्लेनेशंस दिया हुआ है, तब आप इन लोगों को कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी जानना हो तो जब मैं 12th के वीडियोस से आप लोग देख पाएंगे, जब 12th के लीगल स्टडीज के आप लोग वीडियोस देखोगे तो उनमें इनका डिटेल एनालिसिस आप लोगों को मिलेगा। Law of obligation. This branch of law pertains to an area where a person is required to do something because of his promise and कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ। लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन मतलब मेरी कोई ऑब्लिगेशन है, मतलब मैंने किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो मुझे वो प्रॉमिस पूरा करना है। अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे मतलब मेरे खिलाफ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लीगल एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि मेरी एक ऑब्लिगेशन है, मैंने एक वादा किया है जो कि मुझे निभाना पड़ेगा। इट पुट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन अ पर्सन टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन विच जनरली अराइज एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन इनफोर्सिएबल प्रॉमिस ऑफ और एन एग्रीमेंट। ये एक पर्सन के ऊपर ऑब्लिगेशन डालता है कि आपको वो काम करना है, क्योंकि ये एक ऐसे प्रॉमिस में गया है या एक ऐसे एग्रीमेंट में गया है जो कि एनफोर्सिबल है, मतलब जो कि कोर्ट में उसके खिलाफ लेके जाया जा सकता है, ठीक है। If someone violates his promise, that promise may be enforced in court of law. According to Indian Contract Act 1972, a contract is an agreement which is an enforceable by लॉ। हम कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करते हैं, लिखित रूप में दस्तखत वगैरह करते हैं। अब अगर हम उस चीज से पीछे हट जाएं तो ये सारी चीजें क्या है, एनफोर्सिएबल होती हैं, और यही है लॉ ऑफ ऑब्लिगेशंस। और जिसे कि हम कह सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो चीजें आती है वो चीज यही है। तो ये सारी चीजें पर्सनल हुई कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, हम दो लोग बीच में आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब वो कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं हो रहा है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। यहाँ पे सरकार का कुछ लेना देना नहीं है, हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर कोई पीछे हटा है उस चीज से तो हम जा सकते हैं फिर आगे। In other words, a contract is an agreement with specific terms between two or more persons in which there is a promise to do something in lieu of valuable profit, which is known as consideration. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दो या दो से ज्यादा के बीच में होता है, एक प्रॉमिस होता है
कि हम ये काम करेंगे, और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली प्रॉफिट बेसिस के लिए ही होता है, जिसे कि कंसिडरेशन भी कहा जा सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट होगा ही क्यों, अगर दो लोग कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट के नजर अंदाजे से ही कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए हैज ऑफर्ड हिज मोबाइल फोन टू बी for rupees 15,000. B has agreed to the same. This has created a legal relationship. Both have made a promise which is enforceable by court. ठीक है, एग्जाम्पल दिया है कि A ने B से फोन खरीदा 15,000 का, लेकिन B ने नहीं रुपए दिए, तो ये चीजें कोर्ट में जा सकती है क्योंकि यहाँ पे मॉनेटरी टर्म्स भी है और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं उस चीज को लेके। क्लियर है? देन लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या है उसे मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कैसे होगा। देखो, हर पर्सन की एक राइट होती है, ठीक है, मेरी कुछ राइट्स हैं, मतलब मेरे पास कुछ अधिकार हैं। अब मेरे अधिकार पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए आपकी वजह से, ठीक। मतलब हम दो कॉन्सेप्ट साथ साथ में चलता है, एक होता है राइट और एक होता है ड्यूटी, ठीक है। राइट और ड्यूटी, ये दो कॉन्सेप्ट साथ साथ में चलते हैं, ठीक है। अब मेरी कुछ राइट है तो सामने वाले पर्सन की ये ड्यूटी बनती है कि मेरी राइट पे कोई आंच नहीं आए। ऑफ कोर्स बनती है, अगर हमें फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है हमारे पास में, अगर मेरे पास में ये मेरा अधिकार है, तो सामने वाले की ड्यूटी है कि वो कुछ ऐसी चीज ना बोले कि जिससे जो चीज गलत हो, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई राइट है तो सामने वाले पर्सन की ड्यूटी है कि वो मेरी इस राइट को रिस्पेक्ट करे। लेकिन अगर उसके एक्ट से, मतलब सामने वाले पर्सन के एक्ट से मेरी इस राइट को कहीं ना कहीं कोई खतरा पहुंचता है, तो मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूं। और यही है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसको कि मैंने आपको सीधी भाषा में समझाया है, एक उसका क्रक्स दिया है। बाकी इसमें बहुत सारे गैप्स हैं जो कि हम लोग फिलअप करेंगे। मेरा मकसद भी यही है, मैं चाहूं तो हम इस चीज़ को यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, हम चीज़ों की डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन अभी आपको 11th लेवल का पढ़ना है। जब आप 12th में आएंगे तो बेसिकली इन पे बहुत अच्छे से वीडियोस बने रहेंगे और आप इनको बहुत अच्छे से देख पाएंगे उसमें, क्योंकि हम डिटेल एनालिसिस भी करेंगे। तो बेसिकली लॉ ऑफ टॉर्ट क्यों है? दिस ब्रांच ऑफ लॉ क्रिएट्स एंड प्रोवाइड रेमेडीज फॉर सिविल रॉन्ग्स दैट डू नॉट अराइज ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज। A tort deals with the negligence cases as well as intentional wrongs which cause harms, ठीक है। कुछ intentional wrongs किए हैं, कुछ गलत किए हैं जिससे कि सामने वाले इंसान को नुकसान हुआ है, तब लॉ ऑफ टॉर्ट के माध्यम से ये सारी चीजें हो सकती है। तो बेसिकली ये था म्यूनिसिपल लॉज के बारे में, जिसमें आपको ये समझना है। देखो, आपको जो बेसिक क्रक्स जो समझना है यहाँ पे, वो यही था कि हमने इसमें देखा था कि एक चीज होती है पब्लिक नाम की चीज, पब्लिक म्यूनिसिपल लॉ है, ठीक है, पब्लिक म्यूनिसिपल लॉ है। और दूसरा हमने देखा था, एक सेकेंड, दूसरा हमने देखा था प्राइवेट म्यूनिसिपल लॉ, ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट। तो यहां पे आपने देखा था कि जो चीजें जो गवर्न हो रही थी यूजुअली, वो कैसे गवर्न हो रही थी, अगर आपको बाइफरकेट करना हो तो वो गवर्न हो रही थी गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में, ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही थी, ठीक है, गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में यहाँ सारी चीजें चल रही थी। और जो प्राइवेट वाला म्यूनिसिपल लॉज हमने देखा था, यहाँ पे सिटीजन्स के बीच में ही चीजें चल रही हैं, यहाँ पे भी सिटीजन्स हैं और यहाँ पे भी सिटीजन्स ही समझ लो, सिटीजन्स ले लो, ग्रुप्स, एसोसिएशन ले लो, कॉरपोरेशन ले लो, ठीक है, कॉरपोरेशन ले लो या ग्रुप ऑफ सिटीजन ले लो, जो एसोसिएशन का ही पार्ट है। यहाँ पे सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गवर्नमेंट हस्तक्षेप तो करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी वो हस्तक्षेप कब करती है? जब कोई प्रॉब्लम अराइज हो तब, जब कोई प्रॉब्लम अराइज हो तब हस्तक्षेप होता है गवर्नमेंट का। एंड यूजुअली हम देखते हैं कि मैरिज वगैरह में भी गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होता है, लेकिन तो भी एक इंसान का ये पर्सनल मैटर हो जाता है ना। और पब्लिक में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे साफ साफ सरकार के ही कानून होते हैं जो कि सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। सो ये था पब्लिक एंड प्राइवेट का एक डिफ्रेंसिएशन, इसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको भी लगाना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी के साथ में हमारा ये वाला जो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, ये कंप्लीट होता है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज जो आपने अभी देखा है, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। जब आप एनालिसिस वगैरह में जाएंगे तब इन्हीं को हम लोग बहुत डिटेल में आप लोग देखेंगे, ठीक है। ये भी आपको एक बस एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं आपके आने वाले
समय के लिए। आई होप यू हैव इंजॉयड इट एंड आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो आप लोग यूट्यूब से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेके आया है। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका रास्ता है सिंपली आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको लिखना है magnetbrains.com और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पे क्लिक करते हैं या फिर आप सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स लिख के भी सर्च करेंगे तो कुछ 3-4 वेबसाइट आएगी। तो जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है आप उसको क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी। आपके फ़ोन या आपके लैपटॉप, आप जिसमें भी देख रहे हैं टैबलेट वगैरह में, उसमें आपको ऐसी स्क्रीन नजर आएगी। नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज दिया गया है, जिसमें सभी क्लासेस दी गई है। 12th 11th 10th 5th 4th KG 1st, है ना, सारी क्लासेस दी गई है। साथ ही साथ NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12 एंड एक्स्ट्रा लर्निंग के भी वीडियोस हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग में कुछ मिनी जानकारी सीरीज वगैरह, जिससे कि आपका नॉलेज इनहेंस हो और इस क्लास में से आपको जिस क्लास की स्टडी करनी हो आप उस पे जाके क्लिक कर सकते हैं। सपोज आपने क्लास 11th पे जाके क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11th पे जाके क्लिक करेंगे क्लास 11 के जितने भी कोर्सेज हैं ये आपको स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे, चाहे वो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से हो, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम से हो या साइंस स्ट्रीम के हो। जितने भी क्लास 11th के कोर्सेज हैं, जितने भी क्लास 11 के सब्जेक्ट्स हैं, वो सभी आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो आपको दिखेगा क्लास 11 का लीगल स्टडीज। सपोज आपने क्लास लीगल स्टडीज पे क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी, जहां पे सारे वीडियोस चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज होंगे एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज अरेंज होंगे। ऐसा आप किसी भी क्लास में कर सकते हैं, जिस क्लास के आपको स्टडी करने हो। सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो इसी फॉर्मेट में अरेंज है, आप जहां से कंफर्टेबल हैं। अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो आप YouTube से पढ़ाई कीजिए। अगर आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिल रहे हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का एक ही मोटो है कि आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, आपको जहां से करनी हो आप वहां से करिए। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे सभी क्लासेस के वीडियोस अवेलेबल हैं। KG से लेके क्लास 12 तक यहाँ पे पढ़ाया जाता है, सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं और सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो आप इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने स्कूल्स में बताइए, कॉलेजेस में बताइए, टीचर्स को बताइए, रिलेटिव्स को बताइए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।